हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों ने स्टैटिक्स को ख़त्म करने के बाद कुछ और आगे चलेंगे। अब क्योंकि हमने स्टैटिक्स ख़त्म कर लिया है तो कुछ और चीज़ें भी देख लेंगे। अब बात करेंगे डायनामिक्स की। इसे संस्कृत में कहा जाए तो कहेंगे गति विज्ञान। गति विज्ञान देखते हैं। गति विज्ञान का क्या कहेगी। देखो, गति विज्ञान में कुछ रिकैप चलेगा पहले पुराना, जो कि आप लोगों ने बचपन में कभी हल्का फुल्का पढ़ा होगा, और फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक्स पर आएंगे। ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो जो हमें पढ़नी होगी, जिसे कहेंगे मोशन। ठीक। मोशन अर्थात गति, है ना। मोशन अर्थात गति। तो क्या बोलेंगे, कोई भी बॉडी या पार्टिकल, ध्यान देना, कोई भी बॉडी हो या पार्टिकल हो, वो अपने चारों तरफ की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को बदल ले तो वो मोशन है। बोलो हाँ या ना। दोबारा सुनना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, इंग्लिश में लिखते हैं क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अपने सराउंडिंग्स, मतलब चारों तरफ, है ना, अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में, अरे ये क्या हुआ, अपनी पोजीशन चेंज करे। ठीक है, क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज करे, तो उसे मोशन कहा जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई क्या होगा, अपने चारों तरफ क्या रेस्पेक्ट में अगर वो अपनी चीज़ें चेंज कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए, ये होने के बाद आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, अब मोशन में है कोई चीज़ तो पक्का उसमें स्पीड भी दिखेगी, है ना। एकदम बाइक चलेगी एकदम डों 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 करके, अगर स्पीड में है कुछ तो स्पीड के लिए दुनिया वाले क्या कहेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। स्पीड की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, किसी गतिशील कण अथवा पिंड की स्थिति परिवर्तन की दर, है ना, स्थिति में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज स्पीड। हो गया बस। ठीक है। अच्छा, ये इसकी अगर बात करें, ध्यान रखना कि जो स्पीड है इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है, स्पीड हमेशा कैसा होता है, स्केलर होता है। स्पीड कैसा होता है, हमेशा स्केलर होता है। बोलो हाँ या ना। चलो, नेक्स्ट आएगा एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है अपॉन टोटल टाइम जो लग रहा है, ये होती है एवरेज स्पीड। अभी बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ये आप भी जानते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें चल रही है ना। अच्छा, स्पीड के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो आएगी डिस्प्लेसमेंट।
सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन, है ना। सीधी सीधी बात करें तो मिनिमम चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज का जो सबसे मिनिमम हिस्सा होगा, कहने का मतलब ये है कि ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, मिनिमम क्या है, यहाँ से आता है ना, तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। ठीक। अच्छा, अगर इस डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, ये वेक्टर होगा, बिल्कुल हाँ, ये वेक्टर होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि अगर स्पीड एक स्केलर राशि हो गई। अच्छा, स्पीड एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, अच्छा सपोज करो अगर मैं इसको u से डिनोट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को u, तो क्या होगा, v इक्वल्स टू यू अपॉन टी। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसे s से डिनोट कर देता हूँ तो सब ठीक रहेगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे चलते हैं, वेलोसिटी के बाद आगे आएगा, अच्छा अब एक चीज़ देखो, चलो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होगा, v बाई टी। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए v बाई टी, v क्या है, u बाई s बाई टी, है ना, यानी ये बोल सकता हूँ s बाई टी इंटू टी, यानी बोल सकता हूँ s बाई टी स्क्वायर। अब इसमें बहुत एक एक चीज़ बस बस चीज़ें बताएंगे, ये चलो यहीं तक देखते हैं। तो v इक्वल टू एस बाई टी, एस मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है उसे वेलोसिटी कह दिया जाएगा, और इसकी यूनिट तो आप जानती हो, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के। अच्छा, त्वरण के बाद, अच्छा ध्यान देना, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसमें चेंज हो रहा है वो भी तो वेक्टर में ही होगा, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, एक वेक्टर है। तो फिर ये भी कैसा होगा, वेक्टर है। अब हमारे सर पता है कई बार क्या कहते थे, वो ये कहते थे, शायद मैंने तुम्हें बताया भी होगा, शायद मैंने तुम्हें पहले बताया होगा, ध्यान नहीं आ रहा, कि हम लोग कोचिंग से गए, यहाँ हमारी कोचिंग थी एक फिजिक्स की, यहाँ से गए केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से वापस यहीं आते थे तो सेम जगह मैथ की भी चलती थी। जब केमिस्ट्री पढ़ के वापस से मैथ पढ़ने आते थे तो फिजिक्स वाले सर क्या कहते थे, देखो अब तुम्हारा विस्थापन शून्य हो गया, हिंदी मीडियम से डिस्प्लेसमेंट विस्थापन वो जीरो हो गया, तो तुम्हारा वेग शून्य, वेग वेलोसिटी खत्म, त्वरण शून्य, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, एफ इक्वल टू एम ए कभी पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। अब कार्य और बल तो बराबर होते हैं, तो किया गया कार्य भी शून्य, हमारा सब कुछ शून्य हो गया, कार्य शून्य, अच्छा कार्य शून्य बल शून्य, तो सिंपल सी बात है, जो ऊर्जा है एनर्जी वो भी शून्य, लो सब कुछ शून्य हो जाता था हमारा। कुल मिला के बात ये है, ऐसे फिजिक्स पढ़ते थे यार, मजा आता था। चलिए, अब एक्सेलरेशन के बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ मोशन, काइंड्स ऑफ मोशन। एक सेकेंड, काइंड्स ऑफ मोशन, काइंड्स ऑफ मोशन में सबसे पहली चीज जो आएगी रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाए तो
सरल रेखीय गति। बहुत बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, जो 11th में या 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, और हालांकि ये मैथ में है। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई स्ट्रेट लाइन में गतिशील हो, यहाँ क्या, यहाँ चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। और ये रेक्टिलिनियर मोशन भी 3 तरह की होती है। हाँ, 3 तरह की होती है, बताते हैं। मैं क्या लिखूंगा इसमें, एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये 3 तरह के कौन कौन से होते हैं। पहला है जो फर्स्ट वाला होगा उसे कहेंगे कांस्टेंट, हो सकता है वो कांस्टेंट में चल रहा हो, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यानी अचर वेग, एक समान वेग। दूसरा होता है वेरिएबल, मतलब चेंज हो रहा है बार बार। और तीसरा होता है तीसरा नहीं होता, जिसमें एक और दो दोनों ही आ जाते हैं, या कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर छोड़ो। तो हम दो पर ही बात करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, एक जो चेंज होता रहता है और एक जो कांस्टेंट में रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन में मोशन करवाएंगे, मोशन इन अ प्लेन क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन ओनली। हो गया, ठीक है। अब ये अलग अलग हिस्सों में होता है, अलग अलग कंडीशन पे। पहला होता है सर्कुलर पथ, सर्कुलर, है ना, अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वृत्तीय पथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। पहली चीज तो वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, एकदम कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर पैराबोलिक पथ होगा तो, रुको 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 रुको, एक सेकेंड, हाँ नहीं नहीं नहीं, पैराबोलिक पथ पे नहीं जाना। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहा जाए तो मंदन, अगर हिंदी में कहें मंदन क्या होता है, मंजन नहीं, मंदन की बात कर रहा हूँ, पता चले मंजन समझ लो। रिटार्डेशन, जैसे एसेलरेशन है वो क्या होता है, v बाई टी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अब ये इक्वल टू अगर माइनस का v बाई टी कर दूं, यानी अगर वेलोसिटी घट रही है, तब ये हो जाएगा रिटार्डेशन, मतलब कितनी स्पीड से कम हो रहा है, वही रिटार्डेशन है। इसीलिए इसे नेगेटिव साइन से भी डिनोट किया जाता है। ठीक, कोई समस्या नहीं है, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन वगैरह या कुछ होना भी चाहिए आपके लिए, आपके पास, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है सपोज करो जो एक्सेलरेशन है वो ए है। अब ए क्या होगा, अच्छा डी वी बाई डी टी, है ना, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा अगर देखा जाए तो डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी, क्यों,
क्योंकि हमें पता है v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, बहुत ही काम की चीज़। एक और होता है कि a इक्वल टू आपको पता है डी वी बाई डी टी। अच्छा अगर देखा जाए तो डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी बोल सकता हूँ कैसे? हाँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ v डी वी बाई डी एस। ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एसेलरेशन का, v डी वी बाई डी एस, है ना। ये दोनों ही हमें ध्यान रखना है, दो एसेलरेशन के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, एक तरह से रिकैप चल रहा है अभी तक का पूरा। इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? पहली चीज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर कहा जाए तो रिलेशन किस किस में है? वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन है ना। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होता है? टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड है टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या होता है? रिलेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। या तो कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान रखना, इनमें कंडीशंस लगाते हैं। इफ, अच्छा u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। सपोज जीरो है, स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल टू ए टी, है ना। तो v इक्वल टू ए टी होगा। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए तो a इक्वल टू वी बाई टी भी तो हो गया। ये लो एक फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, मतलब हम सही जा रहे हैं। दूसरा हो जाएगा s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। या फिर अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा? चलो कुछ मत बनने दो, ऐसे ही देख लो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ये तीन फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे पास से, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या? ये तो हुआ मैं एक्सेलरेशन जब दिया हो, लेकिन इक्वेशन कब? जब हम किसी प्लेन में चल रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर उड़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो भाई अभी तो किसी प्लेन में चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर चीज़ ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो तो ऐसी स्थिति में यह क्या काम करती है? तो ऐसी स्थिति में जब नीचे गिरती है कोई चीज़, गिरते हुए तो यहाँ बता देंगे, और चढ़ते हुए यहाँ बता देंगे। देखो गिरते हुए में क्या होगा? जो इक्वेशन बनेगी v इक्वल टू यू प्लस गुरुत्वीय त्वरण लग जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण अगर बात करें तो क्या कहते हैं उसको? स्मॉल जी का मेरे को इंग्लिश में अभी नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लेना, है ना। u प्लस जी टी हो जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। अगर ऐसी बात करें चढ़ते हुए की, तो चढ़ते हुए में कुछ होगा नहीं, बस u माइनस हो जाएगा। g को यहाँ पर माइनस का g आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का g आएगा बस। तो s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, ठीक है। ये इक्वेशंस हो जाती हैं। कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं है? चलिए, फिर आपने प्रक्षेप्य के बारे में पढ़ा होगा। प्रक्षेप्य कहें तो प्रोजेक्टाइल, हालांकि हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बट पुराना रिकैप चल रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें बताऊंगा जो मैक्सिमम हाइट रहेगी,
है ना, जो मैक्सिमम हाइट होती है, ऐसे चलता है फिर यहाँ से ऐसे फेंकते हैं तो ऊपर नीचे जाता है ना? तो जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है u²/2g। अच्छा, जो टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम, जो हाइट लगने पर जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो होता है u/g। u/g और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल उड़ने का टाइम, ये जो टी लगेगा यहाँ पर वो होता है 2u/g। बस, है ना। ये अभी फिलहाल ये 3 फॉर्मूले इस तरह से ध्यान रखना है कि हमारे काम ना रुके। ठीक है, कोई समस्या? अभी 11th की फिजिक्स, 9th की फिजिक्स, 11th की फिजिक्स हल्की फुल्की टच चल रही है, बस टच होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब हिंदी में कहा जाए तो संवेग। संवेग क्या होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P=mv, 9th क्लास में, है ना, जिसमें m मास होता है और v वेलोसिटी होगी। बस यही है मोमेंटम, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहेगा? देखो, पहला लॉ, पहला लॉ का नाम अगर आपको याद हो तो अंग्रेजी में तो मुझे क्या कहते हैं यार उसको, हिंदी में तो कहते हैं जड़त्व का नियम। हिंदी मीडियम वाले तो जानते ही हैं, है ना। एक सेकंड में इंग्लिश में देख लेता हूँ, मुझे नाम नाम नहीं याद आ रहा। जड़त्व इन इंग्लिश, इनर्शिया, हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया, मैं भूल ही गया, है ना। तो फर्स्ट होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो, स्टेटमेंट में बताने में विश्वास नहीं रखता, स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना और लिख ही लेना। स्टेटमेंट क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चलो बता ही देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में अथवा स्ट्रेट लाइन में अपनी पोजीशन में ही रहता है जब तक कि इसे किसी अदर फोर्स द्वारा उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए फोर्स ना किया जाए। मतलब कोई चीज़ अगर जो है जैसी है वैसी रहेगी, खड़ी है तो खड़ी रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल, कोई बाहर से कोई अलग से ताकत इस पर ना लगाई जाए जिससे कि ये हिल सके, ये अपनी पोजीशन में चेंज कर सके, रुक सके अगर चल रहा है तो। जैसे बॉल लुढ़क रही है, लुढ़कते 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 जब तक लुढ़कती रहेगी, अगर लेकिन अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो धीरे 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 स्पीड कम होके रुक जाएगी। ठीक है। ये था फर्स्ट लॉ।
सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। मतलब F is directionally proportional to dp upon dt। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये कहना चाह रहा है सेकंड। ठीक है, एंड थर्ड लॉ क्या लिखेंगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। ये समझाने की जरूरत ही नहीं है, तो काफी अच्छे से सब लोग जानते ही हैं, है ना। बचपन वाली चीज है, बचपन वाली चीज बोल रहा हूँ, बचपन वाली चीज नहीं बोल रहा मैं, है ना। अच्छा, अब एक बात बताना, इस थर्ड लॉ को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में सरका देता हूँ, मैं सेकंड वाली की बात करते हैं। यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ mv बोल सकते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए क्या आ जाएगा, F इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा k, d/dt, एम भी बाहर आ जाएगा और अंदर v रहेगा, तो F इक्वल टू k m a। और अगर k के कांस्टेंट को अगर 1 ले लें तो F इक्वल टू m a। जानते हो F क्या है, फोर्स, ये क्या है, माँ, बल बराबर माँ, माँ के हाथों में बहुत बल होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू m a। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो लगभग सभी चीज़ें, जो बेसिक था, जो रिकैप था, वो हो चुका है ना। चलिए, अब इसके ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, बस एक बार और देख लेता हूँ, अगर कुछ रिकैप में कुछ बचा हो तो। अरे यार, अभी तो बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी है, मन्ना बाकी है। अभी तो बाकी है, एक आध दो चीज़ें हैं, वो भी बता ही देते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एन इक्वस टू 1/t, यही होता है क्या, बोलो 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 बोलो, क्या यही होता है क्या। और जहाँ पर टी की वैल्यू जो होगी वो क्या होता है, 2π/√/μ। ठीक, पढ़ा होगा बचपन में बहुत। इसके बाद हुक्स लॉ तो आगे देख ही लेंगे, और डेन काल भी आगे देख लेंगे। ठीक है, हो गया। तो ये आपको बताते हैं कि आपका जो बिल्कुल रिकैप था डायनामिक्स का, वो हो चुका है। अब डायनामिक्स का रिकैप होने के बाद हम चलेंगे अब हमारे मेन टॉपिक पर, शुरू करेंगे हमारा अभी तक का जो रिकैप था, शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है, या हाँ, चैप्टर का नाम जो हम शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमारा पहला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बहुत ही ध्यान से इसको समझते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए, शुरू करें। अगर देखा जाए तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं v इक्वल टू dx/dt होगा। यहाँ पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ या ना,
तो ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ये वेलोसिटी होती है। तो इसी में जो अब हमारे हमारे काम की चीज है, आगे की चीज जो है जिसे हम कहेंगे रेडियल एंड, पहले हम रेडियल की बात कर लेते हैं। रेडियल वेलोसिटी, जिसे हिंदी में कहेंगे अरीय वेग। रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इसको। ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, डायग्राम में बना लेता हूँ, है ना। अच्छा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है ओ, ठीक है। यहाँ से ये इसको टच करते हुए निकल गया, इसका पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स है आर कॉमा थीटा, अर्थात ये आर एंगल पर, सॉरी आर एंगल पे क्यों, थीटा एंगल पर है। और आर इसकी क्या है, रेडियस हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक पक्का है, पूरा का पूरा क्या रहा होगा ये आर। अब मैंने इसको यहाँ ना रखकर थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया, मतलब पी की जगह मैंने इसे क्यू से पास आउट करवा दिया, है ना। एक नया पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, और इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि जो एंगल है ये इतना सा जितना चेंज हुआ, इसे कहेंगे डेल थीटा। तो पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। खैर वो आगे की बात है। तो डेल थीटा हमने थोड़ा सा ऊपर इसे सरका दिया। इसका जो नया जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन है ना आर प्लस डेल आर, है ना, रेडियस भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। चाहिए क्या है, आर प्लस डेल आर, क्योंकि कर्व ऐसा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखना कि जो रेडियल वेलोसिटी है, क्या, कि जो हमारे पास रेडियल वेलोसिटी है उसे कहेंगे, एक काम करते थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसमें एक परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ, इसका नाम है एम, है ना। ये परपेंडिकुलर मैंने गिरा दिया, अब ठीक है, अब डायग्राम पूरा हो गया। परपेंडिकुलर कहाँ से गिरा है, ये हमारे पास हुआ क्यू, हाँ ठीक है। तो रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, ओपी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हो रहा है, और अपॉन डेल टी से मैं इसको डिनोट कर दूंगा जो टाइम है। लिमिट यहाँ रख देंगे कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये रेडियल वेलोसिटी है। ठीक, तो क्या चेंज हो रहा है, चेंज कुछ ज़्यादा भयानक नहीं हो रहा, कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा होगा माइनस आर अपॉन डेल टी, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर मैं डेल टी को ज़ीरो कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि डेल थीटा जो है वो ज़ीरो पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉस डेल्टा थीटा किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। यानी कि मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो आर प्लस डेल आर माइनस आर और अपॉन डेल टी। यानी अगर ये लिखा है लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल आर बाय डेल टी, और इसे डिनोट कर देता हूँ। अच्छा लिमिट, तो इसे मैं कहता हूँ डी आर बाई डी टी, और इसे डिनोट करते हैं आर के ऊपर डॉट से। ये डॉट जो होगा, ध्यान रखना, बड़े काम की चीज़ है, ये बहुत ध्यान रखना है। डॉट और नॉर्मल आर बड़े कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है हमारे लिए, है ना, बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा कर देता है हमारे लिए। ये था हमारे पास रेडियल वेलोसिटी।
अरीय वेग। अगला आएगा अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग बोला जाए तो ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सेकंड है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये कुछ नया नहीं होता। लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ओपी के परपेंडिकुलर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन डेल टी। से लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू 0, इसे डिनोट कर रहा हूँ मैं पी एन से, अपॉन डेल टी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकेंगे, एक सेकेंड रुकेंगे, एक सेकेंड रुकेंगे आप। पी एन ही है क्या? एक सेकेंड रुकेंगे। अनुप्रस्थ है ना, क्यू एम आएगा ना, पी एम क्यों आएगा भाई? वही तो क्यू एम। ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। सीधी सी बात यह है, जब आप इसे इसमें भी यहाँ पर वो कंडीशंस लगाओगे कि डेल टी जब टेंड हो रहा है 0 पर, इसका मतलब है डेल थीटा टेंड हो रहा है 0 पर, इसका मतलब है साइन डेल्टा थीटा किस पे टेंड हो रहा है? डेल्टा थीटा पर। ये जानते ही यहाँ तक तो आप। यानी कि ये बनेगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी। और आगे चलते हैं। ये हो गया लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यहाँ से बचा आर डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस, अच्छा आर प्लस ही है ना, हाँ, प्लस लिमिट मैंने अलग अलग कर दिया डेल टी टेंस टू 0 डेल आर बाय डेल टी इंटू डेल थीटा। देखा जाए तो ये बन जाएगा आर डी थीटा बाय डी टी प्लस ये डेल, अच्छा ये डी ये डेल थीटा 0 पहुंच जाएगा, इसका मतलब मेरे पास बनेगा आर थीटा डॉट। ठीक है, ये आर डॉट बना और यहाँ से ये आर थीटा डॉट से हम इसे डिनोट करते हैं। कोई समस्या? तो अरीय वेग क्या होगा? जो हमारा रेडियल वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी हमारे पास जिसे हम डिनोट करेंगे वो होगा आर डॉट से डी आर बाई डी टी। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगा? आर थीटा डॉट, यानी कि आर डी थीटा बाय डी टी। थीटा आपको मालूम ही है। अभी अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग जो है, अरीय वेग सिंपल लाइन में जाएगा, जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा रेडियल, और जो ट्रांसवर्स है वो वो इसके क्या, वो जैसे कोई पार्टिकल है यहाँ पर है, ऐसे चल रहा है, उसके यहाँ पर हम जो देखेंगे वो देखेंगे रेडियल, और इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे ट्रांसवर्स। ठीक, अब रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसे कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो देखो, फिर से डायग्राम, ये डायग्राम का काम बहुत खराब है, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। पहले मैं बना लेता हूँ फिर बना लेना आप लोग, है ना, ऐसा नहीं है कि बनाते जा रहे हो धड़ाधड़। ये हो गया u प्लस डेल u। ठीक, ये एंगल थीटा पर, ये डेल थीटा पर, है ना। यहाँ से ये चला, इसको ठीक करते हैं। अब ठीक है, यहाँ से ये भी गया ऊपर की तरफ, ये हुआ पॉइंट P,
ये यहाँ से ये पॉइंट हुआ क्यू, अभी सब बताएंगे आपको, है ना, परेशान ना हो। बस बनाते जा रहे हैं पहले, है ना। यहाँ से ये हुआ मेरे पास v प्लस डेल v। एक मिनट रुकना, पहले डायग्राम बना लूँ मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक मिनट बस। चलिए शुरू करें, ये डायग्राम जो भी है देख लिया मैंने। कहना क्या चाह रहा है कि लेट किसी टाइम पर जो पार्टिकल है वो पी पर है, और पी पर है तो ऐसी स्थिति में जो उसका अरीय वेग होगा, यानी जो रेडियल वेलोसिटी होगा वो यू होगा, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी वो वी होगा। थोड़े टाइम बाद ये पार्टिकल क्यू पर पहुंच गया, है ना, डेल टी टाइम में। थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, डेल टी, क्यू पर पहुंच गया। अब पी पर तो यू और वी थे, तो क्यू पर यू प्लस डेल यू, सॉरी ये रहा यू प्लस डेल यू ये वाला, और वी प्लस डेल वी ये होगा, है ना। चलो बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, ये वी और यू ये डिनोट कर रहे हैं, समझ पा रहे। अगर समझ पा रहे हैं तो मैं बात करूंगा कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, लिखूंगा ओपी डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल टी। अब इसके बाद का हिस्सा मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है। लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये बनेगा u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी कॉस 90 प्लस डेल थीटा माइनस u कॉस 0 प्लस v कॉस 90, एंड अपॉन में ये हो जाएगा डेल टी। नेक्स्ट चलेंगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा माइनस का u। यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में डेल टी है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, u प्लस डेल यू माइनस v प्लस डेल वी डेल थीटा माइनस u अपॉन डेल टी। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या आनी चाहिए, है ना। फिर आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल यू, देखो u से u तो कैंसिल आउट होता है, वो दिख गया, है ना। डेल यू माइनस v डेल थीटा माइनस डेल वी डेल थीटा और अपॉन में डेल टी। देखा जाए तो यहाँ से ही बन जाएगा डी यू बाई डी टी माइनस वी डी थीटा बाई डी टी। और देखा जाए तो डी बाई डी टी, यू क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी। और थोड़ा आगे चलेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, यानी कि ये से लिख सकते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो डबल डॉट और थीटा डॉट समझ गए ना आप क्या है। डबल डॉट मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, सिंगल डॉट मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। चलिए, और अगर ये है तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी देख ही लेते हैं। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो कि हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो ओपी के परपेंडिकुलर
वेलोसिटी में चेंज एंड अपॉन डेल टी, यानी कि लिमिट डेल टी टेंस टू 0 u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा माइनस v अपॉन डेल टी, यानी कि देखा जाए तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 u प्लस डेल यू डेल थीटा v प्लस डेल वी इंटू 1 माइनस वी और अपॉन डेल टी। थोड़ा और आगे चलें, एक सेकेंड बस, हाँ जी, थोड़ा और आगे चलें तो ये बनेगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 u डेल थीटा प्लस डेल यू डेल थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। इसे मैं लिख सकता हूँ u डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। p देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो u को लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, यहाँ से हो गया डी थीटा बाई डी टी, है ना, ये हुआ मेरे पास प्लस डी बाई डी टी आर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये हो जाएगा आर, एक बात बताओ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, यानी हो गया आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। बहुत काम की चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा, अभी ध्यान से देखेंगे इसे। एक बात बताओ, 1 अपॉन आर और एक बार इसे आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, यानी ये हो गया आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर आर डॉट थीटा डॉट। अगर देखा जाए तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये रहा और इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो अगर देखा जाए जो रेडियल वेलोसिटी है वो है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, या फिर इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये दोनों ही फॉर्मूले बड़े काम के हैं। तो हमने पढ़ा रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। यहाँ से इसके बाद क्वेश्चंस पर जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।